हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध के श्रृंखला में आज हम लोग एक नया निबंध भारतीय सिनेमा एवं सामाजिक दायित्व पे चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा फिल्म उद्योग भारत में ही है। यह वर्तमान समय का सबसे अधिक क्षमता वाला संचार माध्यम है। इसकी लोकप्रियता के कारण फिल्मकार अपने विचारों को सरलतापूर्वक जनमानस तक पहुंचा पाता है। इतनी अधिक लोकप्रियता, इतना अधिक विस्तार पाने के बावजूद कहीं न कहीं भारतीय सिनेमा अपने आप को सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ने में विफल रहा है। भारतीय समाज के ताने बाने में जाने कितने ऐसे मुद्दे रोज ही दृष्टि के सामने से गुजरते हैं जिनके विषय में कोई भी फिल्मकार एक मनोरंजन कथा के रूप में अपने विचार रख सकता है। राजा हरिश्चंद्र 1913 से शुरुआत करने से लेकर आज तक भारत में सिनेमा जनसंपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। मनोरंजन एवं वैचारिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इसकी क्षमता ने अन्य संचार माध्यमों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। फिर साहित्य की तरह यह भी विभिन्न कालखंडों को प्रतिबिंबित करता है और इसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। कला की कोई भी विधा समाज की उन्हीं आशाओं, आकांक्षाओं, असंतोष एवं विडंबनाओं को व्यक्त करती है जिस समाज में स्वयं उसका विकास होता है। और सिनेमा भी इसका अपवाद नहीं है। सिनेमा के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण हैं। निर्माताओं एवं निवेशकों के लिए यह एक लाभप्रद व्यवसाय है। नायक नायिकाओं के लिए यह पैसे कमाने का एक बेहतर माध्यम है और साथ ही उनकी ग्लैमर पाने की आकांक्षा भी इनसे पूरी होती है। वही निर्देशकों एवं अन्य कलाकारों के लिए आय के स्रोत के साथ साथ यह कला की एक अनुपम विधा भी है। कुछ के लिए यह साहित्य या साहित्यिक संदेश का सदृश श्रव्य रूपांतरण है। सरकार की दृष्टि में यह रोजगार सृजन एवं राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, परंतु सिनेमा के बहुसंख्यक दर्शकों के लिए यह मनोरंजन एवं वक्त गुजारने का एक सस्ता एवं आकर्षक माध्यम है। भिन्न भिन्न लोगों की दृष्टि में सिनेमा का जो भी स्वरूप हो, सामान्यतः इसे मनोरंजन की कलात्मक विधा समझा जाता है, जिसमें चलचित्रों के माध्यम से पटकथा, नृत्य, गीत, हास्य, रोमांच, करुणा आदि सबका समन्वित रूप आकर्षक ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया जाता है। वैसे इस तथ्य से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि सिनेमा आज समाज पर प्रभाव डालने वाली एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित हो चुका है। हाँ, इस प्रभाव का अच्छा या बुरा स्वरूप इससे संबंध लोगों की सतर्कता पर निर्भर करता है, जिनमें फिल्म निर्माता, कलाकार, दर्शक एवं सरकार सभी शामिल हैं। यह प्रश्न बार बार उठाया जाता रहा है कि क्या सिनेमा को सामाजिक दायित्व से पूर्ण कला के रूप में विकसित करना चाहिए या उसे स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए छोड़ देना चाहिए। यहाँ सामाजिक दायित्व का तात्पर्य है इस तरह का व्यवहार जिससे सामाजिक मूल्यों को नुकसान न पहुँचे और न ही इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े या उसमें कमी आए। सिनेमा सत्य को अभिचित्रित करने के लिए सामाजिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है, इसके साथ ही प्रभाव डालने की अपनी क्षमता, और यहाँ यह मानकर चल रहे हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम में दर्शकों पर प्रभाव डालने की अपनी सशक्त क्षमता का उपयोग कर यह सामाजिक बुराइयों को चित्रित करने के अपने दायित्व के साथ साथ प्रगतिशील दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उनके निराकरण की दिशा में भी पहल कर सकता है। आरंभिक भारतीय फिल्में जैसे अछूत कन्या, गोदान, आवारा आदि में अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी अच्छी तरह से निर्वाह किया गया है। इन फिल्मों में भी लाभ कमाने या व्यवसाय की भावना निश्चित रूप से थी।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इन फिल्मों ने सामाजिक आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की। इन फिल्मों ने राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक सौहार्द, परस्पर सहयोग और सामाजिक सुदृढ़ता को प्रोत्साहित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए। पैगाम जैसी फिल्मों ने वर्ग संघर्ष पर करारा प्रहार किया। वहीं इस तरह की अन्य फिल्मों ने अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह आदि पर प्रहार किए। आगे है, परंतु पिछले कई वर्षों से यह बात बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि भारतीय सिनेमा ने सामाजिक दायित्वों में अपना कोई रिश्ता नहीं रखा है और अब उनका एकमात्र लक्ष्य बॉक्स ऑफिस पर सफल होना रहता है। फिल्म निर्माण अब एक विशुद्ध लाभापेक्षी व्यवसाय में तब्दील हो गया है। इससे सारा कुछ बॉक्स ऑफिस की सफलता असफलता के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। सिनेमा में अब उन्हीं तत्वों जैसे सेक्स, हिंसा आदि का समायोजन किया जाता है जो फिल्मों को हिट करा दे, बिना इस बात की तनिक परवाह किए कि इसका सामाजिक या जन स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम व्यावसायिक फीचर फिल्मों में तो इसी बात की होड़ दिखती है। इन सब के बावजूद महेश भट्ट जैसी फिल्में हस्तियां बेबाक यह कहती है कि उनका लक्ष्य समाज को सुधारना नहीं है और ऐसे लोगों का भारतीय सिनेमा जगत में इतना प्रभाव है कि इस प्रकार से कही गई बातें सभी फिल्मकारों के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बना ही लेती है। यूं भी पैसे नाम के अलावा आज के मनुष्य की आवश्यकता है ही कहाँ। आरंभ के कुछ दशकों तक भारतीय सिनेमा सामाजिक मुद्दों से जुड़ा रहा। वह अच्छाई, बुराई, संघर्ष और आत्मिक सामाजिक उत्थान की बात अपनी फिल्मों के माध्यम से कहता रहा। परंतु आज का सिनेमा अर्थहीन, दिशाहीन तथा नैतिकता विहीन हो गया है। अब शब्दों तथा अनैतिक कार्यों को यह कहकर न्यायसंगत दिखाया जाता है कि ये कहानी की मांग है, पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कहानी क्या वर्तमान समय की मांग है? यहाँ नैतिकता रोज नीचे जा रही है और अनैतिकता अपना सर उठा रही है। वर्तमान भारतीय सिनेमा ने स्वयं को इतनी अधोगामी अवस्था में ला खड़ा किया है कि द्विअर्थी संवाद ही नहीं, गाने भी अब द्विअर्थी हो गए हैं तथा अब शब्दों से भर गए हैं। उदाहरण के तौर पर भाग डी के बोस। आज का सिनेमा किसी सामाजिक उत्थान या किसी सामाजिक चेतना की बात करे यह तो असंभव सा प्रतीत होता है, बल्कि ऐसी कथाओं को चमक दमक में लपेट कर परोसा जा रहा है जिनमें उलझी हुई भावनाएं, उलझे हुए संबंध ही मुख्य हो। जिससे युवा तथा किशोरावस्था वर्ग अधिकाधिक उलझता जा रहा है। बहुत सी कथाओं के अंत तक नायक नायिका यही नहीं समझ पाते हैं कि उनमें दूसरे को लेकर वास्तव में क्या भावनाएं हैं। ऐसे उलझे हुए चरित्र युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और जीवन के धरातल पर संबंधों में ये उलझने जीवन को दिग्भ्रमित ही कर रही है। वर्तमान फिल्मों के चरित्र यथार्थ से बहुत दूर दिखाई देते हैं, जबकि वो चरित्र समाज के चरित्रों से ही लिए गए होते हैं। फिल्मों की सकारात्मकता एवं गुणवत्ता में जो इतनी तेज़ गिरावट दिखाई दे रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है फिल्म उद्योग में प्रवेश कर रहे नए निर्माता एवं निर्देशक, जिनका सामाजिक मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। बस एकमात्र लक्ष्य अधिकाधिक लाभ अर्जित करना है। जब भी किसी बड़े बजट की फिल्म के वित्तीयन के लिए कोई निर्माता या निवेशक आता है तो उसकी शर्त होती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होनी चाहिए, पीटनी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर इस धंधे में पैसा लगाने से बेहतर किसी और धंधे में पैसा लगाना होगा। इनसे भी विकृत मानसिकता वितरकों की है, जो उन फिल्मों को छूने से भी कतराते हैं जिनमें चटपटे मसाले नहीं होते। फिल्म निर्माता के बढ़ते खर्च ने कलात्मक फिल्मों के लिए और भी कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। भारतीय सिनेमा ने, जो कि रंगमंच से बहुत प्रभावित है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पटकथा के चलचित्रण से शुरुआत की। फिर इसने महत्वपूर्ण भारतीय साहित्यकारों की उन कहानियों, उपन्यासों एवं नाटकों से भाव ग्रहण किए जिनमें सामाजिक बुराइयों का अंत कर स्वास्थ्यकर सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों के विनिर्माण का प्रयास था।
यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चली, परंतु धीरे धीरे ऐसे प्रगतिशील विचारों का भारतीय सिनेमा ने बड़े शांत भाव से परित्याग कर दिया। घटिया पटकथाओं का अब प्रयोग किया जाता है, जिसमें न कोई अंतः संबद्धता दिखती है होती है और न कोई सामाजिक अंतः संबद्धता दिखती है, न कोई सामाजिक उद्देश्य। विविधता तो दिखाई ही नहीं देती। एक ही कहानी को बार बार सालों से दोहराया जा रहा है। वही नायक, वही नायिका, वही प्रेम संबंध, वही एक लक्ष्य विवाह, और वही विवाह में आने वाली अड़चनों का अंत। व्यक्ति के जीवन का एक ही लक्ष्य कॉलेज में गाना गाना और गुंडों से लड़कर या परिवार से झगड़ कर विवाह कर लेना, क्योंकि विवाह के बाद कोई कथा होती ही नहीं। कथा को विस्तार देना हो तो प्रेम संबंध या दुश्मनी पूर्व जन्म की होगी। भारतीय सिनेमा से आज भी कुछ आशाएं, अपेक्षाएं बाकी हैं। जब हम ऐसी फिल्मों को देखते हैं जिनमें सामाजिक मुद्दों को जोड़ा गया है और ऐसी फिल्में पैसे भी कमा रही है, तो एक उम्मीद की किरण दिखलाई पड़ती है। तारे ज़मीं पर फिल्म ने डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की मनोस्थिति को इतने बेहतरीन ढंग से दर्शकों के सामने समझाया जितना कोई भी बच्चों से जुड़ी संस्था कभी न कर पाई। फिल्म दंगल ने बेटियों को आगे बढ़ने की हिम्मत भी दी और समाज को यह विचार भी दिया कि यदि कोई चाहे तो बेटियों को भी उनके लक्ष्य के शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में सफलता के शिखर पर पहुंची फिल्म बाहुबली ने सिद्ध किया कि फिल्म के सफल होने के लिए अश्लील संवाद, भांडे गाने, अपशब्द आवश्यक नहीं है। आज के इंटरनेट के युग में फिल्म के सफल और असफल होने के पैमाने बिल्कुल बदल गए हैं। आज का सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार से सोशल मीडिया में अति सक्रिय है, उसे अपने स्तर पर अच्छी चीज़ों को स्वीकारना तथा बुरी चीज़ों को नकारना होगा तथा फिल्मकारों को यह स्पष्ट संदेश देना होगा कि समाज को अपने भले बुरे का ज्ञान है और वह इतना जागृत है कि कुछ भी परोसे गए को स्वीकारना उसे गंवारा नहीं है। दर्शकों को मनोरंजन का अधिकार है, यह बात पूरी तरह न्यायसम्मत है, परंतु यह चिंताजनक तथ्य यह है कि दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग घटिया दर्जे के मनोरंजन की मांग करता है, जिसमें सेक्स, हिंसा एवं विकृतियों का समावेश होना ही चाहिए। लोगों की यथार्थपरक कलात्मक फिल्मों में कोई रुचि नहीं रह गई है। वे बस बड़े नामों के पीछे भागते हैं। कम बजट की फिल्में जैसे उन्हें संतुष्ट ही नहीं कर पाती। सरकार की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रही है। सिनेमा जगत में क्या हो रहा है उससे सरकार को कुछ मतलब नहीं रहता। सेंसर बोर्ड की भूमिका तो इसमें सबसे घिनौनी है, जिसे चुंबन के दृश्यों पर तो आपत्ति होती है, पर बलात्कार, जघन्य हिंसा या द्विआर्थी संवादों पर कोई आपत्ति नहीं होती। इन सब का समन्वित परिणाम यह हुआ है कि आज की अधिकांश फिल्मों का सामाजिक दृष्टि से न तो कोई लाभ बचा रह गया है और न ही प्रासंगिकता या महत्व। सामान्यतः आधुनिक भारतीय फिल्मों में नायक की जो छवि बन गई है उसका जीवन में सपनों की रानी का दिल जीतने के अतिरिक्त और कुछ करने का उद्देश्य ही नहीं होता है, और बस इसी के लिए वह सारी दुनिया से लड़ने को तत्पर रहता है। इसी तरह नायिकाओं का काम सिर्फ नायक के साथ गाना गाना, नाचना और रोना रह गया है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि समाज के अधिकांश युवा ऐसे ही रोमांस एवं कल्पित संसार में अपने को मग्न कर लेते हैं और जीवन के कटु सत्यों से उनका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। ऐसे युवक अपनी तो क्षति कर ही रहे हैं, समाज को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। भारतीय सिनेमा में स्त्री की छवि जिस तरह की बन रही है वह नीचता की हद है। ऐसी फिल्में उंगलियों पर हैं जिनमें स्त्री का कोई अपना अस्तित्व है। अधिकांश फिल्में वह एक सजे सजाए सामान की तरह होती है जिससे बस नाचने, गाने या अंग प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। अत्याचार, प्रतिकार की बात भी होती है, पर इसके लिए स्त्री का बार बार बलात्कार दिखाना जरूरी है और फिर बदला लेने का कार्य महाशक्तिशाली नायकों पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रवृत्ति ने स्त्रियों के भीतर
यह बात गहरे तक बैठा दी है कि वे कमज़ोर एवं उपेक्षित हैं और उनकी सुरक्षा का जिम्मा पुरुषों का है। यही नहीं, बलात्कार के दृश्य इस तरह फिल्माए जाते हैं कि वे आक्रोश या सहानुभूति पैदा करने के बदले दर्शकों की काम भावना को बढ़ाते हैं। समाज में स्त्रियों पर बढ़ते अत्याचारों की एक बहुत बड़ी वजह ऐसी फिल्में हैं। इसी तरह कुछ घिसे पीटे विषय भारतीय सिनेमा के अंग बन गए हैं, जैसे कि बीमार पत्नी या माता, भ्रष्ट राजनेता, शोषक ठाकुर या साहूकार, कमज़ोर न्याय व्यवस्था, अक्षम पुलिस व्यवस्था आदि आदि। इन सब ने एक विचित्र प्रकार की मानसिकता पैदा की है, जिससे व्यवस्था की कई प्रणालियों के संदर्भ में अनेक भ्रांतियाँ एवं आधारहीन पूर्वाग्रह विकसित हो गए हैं। इससे सामाजिक सौहार्द एवं विकास भी को प्रभावित हुआ है। आधुनिक सिनेमा के उपयुक्त सारे पहलुओं के विश्लेषण से यह बात साफ जाहिर होता है कि मनोरंजन की गठरी के रूप में दर्शकों को फिल्में हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता जैसी चीज़ें परोस रही है और इनका प्रभाव निश्चित रूप से सामाजिक संतुलन एवं व्यवस्था पर बहुत बुरे रूप से सामने आ रहा है। यहाँ यह माना जा सकता है कि फिल्में यह सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही है, परंतु यहाँ यह प्रश्न तो उठता ही है कि आखिर कब तक इस तरह समाज पर इसके बढ़ते कुप्रभाव को यूं ही अनियंत्रित छोड़ दिया जाएगा। संविधान ने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अवश्य दिया है, परंतु इसके साथ फिल्म निर्माताओं से यह अपेक्षा करना भी अनुचित नहीं है कि वे सामाजिक सौहार्द में विष घोलने जैसी घृणित कार्य करने से अपनी फिल्मों को रोकें। विचार, अभिव्यक्ति, व्यवहार और विश्वास सबकी स्वतंत्रता मान्य है, परंतु इससे सामाजिक संतुलन बिगड़े या कम हो, यह संविधान की व्यवस्था व भावना दोनों के खिलाफ है। किसी भी कीमत पर सिनेमा को सामाजिक दायित्व एवं मूल्यों के प्रति अपने को उत्तरदायी तरीके से जोड़ना ही होगा। कोई सिनेमा से सामाजिक सुधार की अपेक्षा न करे, यह ठीक है, पर समाज को न बिगाड़ने की अपेक्षा तो उससे की ही जा सकती है, परंतु सिर्फ दर्शकों या फिल्म निर्देशकों या फिल्म निर्माताओं या दोषारोपण कर देने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। इस दिशा में सबसे सशक्त माध्यम होगा प्रेस के माध्यम से एक सशक्त जनमत का निर्माण, जो फिल्म निर्माताओं पर दबाव डाल सके। प्रेस एक और तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि वह पाठक दर्शकों की रुचि परिष्कृत करे और अपने सशक्त लेख से उन्हें अच्छी और बुरी फिल्मों में अंतर करना सिखाएं। सरकार की इस दिशा में भूमिका ऐसी हो सकती है कि वह ऐसी फिल्मों के निर्माण को धन उपलब्ध कराएं जिनसे स्वस्थ मनोरंजन हो, जनता को रचनात्मक संदेश मिले और इसके साथ उसमें व्यवसाय करने की क्षमता भी हो। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC की भी पुनः संरचना आवश्यक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार अधिक मंजे हुए एवं सुयोग्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों एवं कलाकारों को जोड़ा जाए। इसी प्रकार वर्तमान सेंसर बोर्ड के साथ लेखकों एवं कलाकारों की एक सहवर्ती संस्था भी बना देनी चाहिए, जो निरपेक्ष रूप से एवं बिना पक्षपात के यह पुनरीक्षित करे कि फिल्म सामाजिक दायित्व की भावना से युक्त है या नहीं। फिल्मकार चाहे कोई भी तर्क दे, परंतु इस बात से तो वह इनकार नहीं कर सकते हैं कि फिल्मों का प्रभाव व्यापक है और फिल्म के दर्शक बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर वर्ग का व्यक्ति है, और वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि फिल्म समाज के सृजन में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है तो नकारात्मक भी। बस यही बात ध्यान में रखते हुए हर फिल्मकार को अपनी कथा का निर्धारण करना होगा। भारत जैसे देश में जहां अशिक्षा एवं निर्धनता की प्रतिशतता बहुत अधिक है, सिनेमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें जनता को जागरूक, सुशिक्षित एवं कर्मठ बनाने की अनंत क्षमता है। प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक
एलिया कजन के अनुसार सिनेमा वर्तमान विश्व परिदृश्य में सर्वाधिक मानवीय संप्रेषण का माध्यम है। यह विश्व की आशा है जिसमें मनुष्य अपनी पूर्ण मानवीयता के साथ अभिचित्रित होता है। इसके द्वारा आप मानवीय सौहार्द के प्रति जागरूक होते हैं। आज भारतीय सिनेमा की गति अधोगामी है, परंतु कभी कभी यह ऊर्ध्वगामिता की पूर्व स्थिति भी हो सकती है। अस्तु इसे संक्रमण काल के रूप में भी देखा जा सकता है और यह अपेक्षा की जा सकती है कि भारतीय सिनेमा शीघ्र ही अपने सामाजिक धरातल पर लौट आएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये निबंध अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।